साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हमारा विषय है देवनागरी लिपि। विद्यार्थियों, इससे पहले भी हमने देवनागरी लिपि पर चर्चा की। देवनागरी लिपि या लिपि का विकास और देवनागरी इसका नामकरण कैसे हुआ, इस पर भी हमने इससे पूर्व में चर्चा की है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में देवनागरी लिपि भारत में प्रचलित विभिन्न लिपियों में सर्वाधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक है। इस लिपि के विकास से हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसका कुछ विवेचन हम पिछली बार कर आए हैं। विद्यार्थियों, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने देवनागरी लिपि की विशेषताओं को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि देवनागरी लिपि पर्याप्त काल से भारतीय आर्य भाषाओं की लिपि रही है और आज भी हिंदी, मराठी, नेपाली तथा समस्त हिंदी बोलियों की यही लिपि है। भारत के संविधान ने जब से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है, तभी से देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों, यही लिपि संस्कृत भाषा की भी एकमात्र लिपि है। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय इसी लिपि में लिखित मिलता है। अगर हम इस लिपि की गुण और दोष या विशेषताओं और इसकी कमियों के बारे में चर्चा करें तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसी को देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संदर्भ में भी उल्लेखित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, हम अगर देवनागरी लिपि की विशेषताओं की चर्चा करें तो सबसे पहले देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किया गया है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 14 स्वर और 35 मूल व्यंजन हैं। साथ ही 3 संयुक्त व्यंजन भी हैं, क्षय, त्रय और ज्ञ। इसके कुछ और भी आवश्यक व्यंजनों का समावेश इस लिपि में कर लिया गया है, जैसे ड और ढ आदि। इसकी हम अन्य विशेषता की बात करें तो विद्यार्थियों, दूसरी विशेषता है यह लिपि अत्यंत गद्यात्मक एवं व्यावहारिक है। कैसे? विद्यार्थियों, इसमें आवश्यकता के अनुरूप अनेक ध्वनि चिन्हों का समावेश होता रहा है। समय समय पर अनेक चिन्हों का समावेश हुआ आवश्यकता के अनुसार। जैसे पहले इसमें जीवामूलीय ध्वनियों, जीवामूलीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, ग, ज और फ के लिए चिन्ह नहीं थे, परंतु पीछे या बाद में बना लिए गए। ऐसे ही ध्वनि शास्त्रीय अध्ययन के लिए और भी कई ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं, जिनके फलस्वरूप इसे संपन्न बनाने का प्रयास हो रहा है। जैसे अड़, ऑफिस में आ आता है वो आदि। ऐसा करने से यह लिपि भारत की सभी भाषाओं को लिखने के लिए उपयोगी हो सकती है और यही इसकी गद्यात्मकता और व्यावहारिकता है। विद्यार्थियों, अगली हम विशेषता की बात करें तो यह लिपि वर्णात्मक है और इसमें वर्णों के नाम उच्चारण के सर्वथा अनुरूप हैं। जैसे फारसी लिपि में वर्ण को जिम, दाल आदि कहा जाता है, जबकि इनका उच्चारण क्रमशः ज और द से होता है। रोमन लिपि में एच, टी, और एस वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण क्रमशः ह, ट और स होता है। एच का उच्चारण ह, टी का उच्चारण ट और एस का उच्चारण स होता है। परंतु देवनागरी लिपि के वर्णों में ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो वर्ण जैसा होता है उसका उच्चारण भी वैसा ही होता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। विद्यार्थियों, अगली विशेषता की हम बात करें तो देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है। अतएव एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए कई कई चिन्ह दिखाई देते हैं, देखे जा सकते हैं। जैसे फारसी लिपि में स ध्वनि के लिए सिन, स्वान आदि का प्रयोग होता है। रोमन लिपि, अंग्रेजी की जो है, रोमन लिपि में हम बात करें तो जो हमारे यहाँ क वर्ण है, उस क ध्वनि के लिए सी
के और क्यू, सी से भी क बनता है, वहाँ पर के से भी क बनता है और क्यू से भी क बनता है। इन तीन अलग अलग वर्णों का प्रयोग होता है, जबकि यह समस्या देवनागरी लिपि में नहीं है। विद्यार्थियों, इस लिपि में अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की छोटी और दीर्घ मात्राएं विद्यमान है, जिससे व्यंजनों के साथ उनका प्रयोग बड़ी सरलता से हो सकता है। हम कहते हैं छोटी बड़ी, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, तो वही छोटी और दीर्घ मात्राएं भी विद्यमान है। विद्यार्थियों, इस लिपि में अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की छोटी और बड़ी मात्राएं विद्यमान है, जैसा कि मैंने अभी कहा है। विद्यार्थियों, इसमें व्यंजनों का संयोग अंकित करने की पद्धति सर्वथा उपयुक्त है कि किस तरह से दो व्यंजनों को संयुक्त किया जाए। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो देवनागरी लिपि के वर्ण अत्यंत कलात्मक, सुंदर एवं सुगठित ढंग से लिखे जाते हैं और इस लिपि में लिखित शब्द अपेक्षाकृत स्थान भी कम घेरते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में लिखित महेश्वर की अपेक्षा रोमन लिपि में लिखित महेश्वरा लिखेंगे तो MAHESHWARA, बहुत लंबा हो गया, तो ये स्थान अधिक घेरता है, जबकि देवनागरी लिपि में लिखित जो शब्द है वह कम स्थान घेरता है। विद्यार्थियों, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता जिसका उल्लेख मैंने आपके सामने किया है कि देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें वर्णों के उच्चारण निश्चित हैं और वे प्रत्येक स्थान पर उसी प्रकार उच्चारण किए जाते हैं, जबकि अन्य लिपियों में कोई अक्षर कहीं कुछ और बोला जाता है और कहीं कुछ और। जैसे देवनागरी लिपि में खटपट, सरसर, हट आदि शब्दों में जो वर्ण आए हैं उनका उच्चारण कहीं पर भी बदलता नहीं, जबकि रोमन लिपि में प्राय उच्चारण बदल जाया करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप सभी परिचित ही हैं, मैं फिर बताऊंगा आपको। जैसे रोमन लिपि में BUT इसका उच्चारण होगा बट, जबकि PUT इसका उच्चारण होगा पुट। तो एक जगह यू आने पर बट हो रहा है और दूसरी जगह यू आने पर पुट हो रहा है। विद्यार्थियों, ऐसी गड़बड़ी आपको देवनागरी लिपि में देखने को नहीं मिलेगी। कुछ और भी अन्य छोटी छोटी विशेषताओं का भी हम यहाँ पर जिक्र करें तो विद्यार्थियों, इस लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, जबकि संसार की अन्य लिपियाँ ऐसी भी हैं जिनमें बहुत से लिखित वर्णों का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं और रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं तो वहीं कई बार होता है कि यहाँ पर के साइलेंस है, यहाँ पर एस साइलेंस है, उसका उच्चारण नहीं होगा। नॉलेज में के आ गया लेकिन के का उच्चारण नहीं हो रहा है। ऐसा देवनागरी लिपि में नहीं होता। विद्यार्थियों, देवनागरी लिपि के निर्माण में एक विशेषता और उल्लेखनीय है कि इसका निर्माण उच्चारण को ध्यान में रखकर बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। अब वह वैज्ञानिक ढंग कैसे है? हमारे उच्चारण के अवयव होते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम कंठ से बोलते हैं तो यहाँ पर भी अ, क, ख, ग, घ, ण कंठ ध्वनियाँ हैं। कभी आप इनको बोल के देखिए, ये कंठ से निकलती है। इसके उपरांत हमारे जो वाग यंत्र हैं, बोलने के यंत्र हैं, उसमें तालु है तो इसमें ई, च, छ, ज, झ, ण ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। इसके उपरांत मूर्धा आता है तो यहाँ पर भी स्त्र, री, ट, ठ, ड, ढ, ण ये तालु से मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं और उनके मूर्धा से बोला जाता है। इसके उपरांत दंत्य, दांतों से जो बोले जाते हैं तो यहाँ भी त, थ, द, ध, न ध्वनियाँ दंत्य हैं। और इसके पश्चात अवयव है होंठ, हमारे ओष्ठ जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर उ, प, फ, ब, भ, म ध्वनियाँ क्या है? ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। इस तरह क्रम से हमारी जो वाग्य यंत्र हैं जिससे हम वाग करते हैं, बोलते हैं, उनके अनुसार ध्वनि चिन्हों का निर्माण बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। देवनागरी लिपि की विशेषता है। विद्यार्थियों, विशेषताओं के साथ साथ इस देवनागरी लिपि में कुछ कमियां भी है जिसे हम दोष के रूप में यहाँ पर चर्चा करेंगे आज। विद्यार्थियों, देवनागरी लिपि में जहाँ अनेक विशेषताएं विद्यमान हैं, वहीं पर इसमें कुछ कमियां और दोष भी हैं जिनको लेकर इस समस्या पर विचार करने विद्वानों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। यहाँ कुछ अति प्रमुख
जो बहुत प्रमुख प्रमुख दोष हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले, देवनागरी लिपि में चिन्हों की एक रूपता सर्वत्र दिखाई नहीं देती। कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिनके लिए एक से अधिक चिन्हों का प्रचार प्रसार और उपयोग भी देखा जाता है। उदाहरण के रूप में हम बात करें र की। विद्यार्थियों, र जो होता है वह मात्रा के रूप में कभी ऊपर लगाया जाता है, कभी नीचे गोल करके लेता है कृष्ण में, और वही क्रम में लाइन करके लिखा जाता है, और त्रय में लाइन करके लिखा जाता है। तो र लिखने के कई तरीके हैं जो इस लिपि के दोष के रूप में प्रसारित किए जाते हैं। दूसरा दोष, इस लिपि में मात्राओं के प्रयोग की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं कोई मात्रा ऊपर लगती है, कहीं नीचे लगती है, कहीं आगे लगती है और कहीं पीछे लगती है। छोटी, बड़ी, ऊ नीचे आ जाएगा, री ऊपर आ जाएगा, तो आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर मात्रा लगती है। जैसे ए की मात्रा ऊपर लगती है, ऊ की मात्रा नीचे लगती है, ई की मात्रा आगे भी लगती है, पीछे भी लगती है, तो इससे बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है लिखने में। अगले हम दोष की बात करें तो इस लिपि में संयुक्त व्यंजनों के लिखने का ढंग भी समान नहीं है। विद्यार्थियों, कहीं तो पहला व्यंजन आधा करके लिखा जाता है, जैसे गुप्त, गुप्त में पै आधा लिखते हैं और तय पूरा। अम्ब, मैं आधा लिखेंगे इसमें, और कहीं पर दूसरा व्यंजन आधा करके लिखा जाता है, जैसे ड्रामा, भ्रम, क्रम। अब कै तो पूरा आया लेकिन बाद वाला रे नीचे आया। भ्रम, भय तो पूरा है लेकिन रे आधा आया। कहीं कहीं ऐसा संयोग होता है कि एक नया ही रूप हो जाता है, जैसे क और श के योग से क्षय, क्षत्रिय वाला, त और र के योग से त्रय, तथा ज और ये अ के योग से ज्ञ। तो ये जो वर्ण है क्षय, त्रय और ज्ञ, इनका उपयोग कहाँ पर किया जाए, इसमें बड़ी भ्रम उत्पन्न होता है। विद्यार्थियों, अगले दोष की अगर हम बात करें तो इस लिपि में कुछ वर्ण ऐसे हैं जो लिखे कुछ जाते हैं किंतु जिन्हें कुछ और ही पढ़ा जाता है, जैसे खाना, खाना। अगर उस ख को हम पीछे डंडी से नहीं जोड़ते तो वो शब्द हो जाता है रवाना। इसी तरह से अरण्य, अरण्य को हम आर राय पढ़ा जा सकता है। तो ये इसकी बड़ी समस्या है। अगले हम दोष की बात करें तो इस लिपि के लिखने में कहीं कहीं शिरोरेखा की भी गड़बड़ी पैदा होती है। जो हम ऊपर लाइन खींचते हैं उससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है, क्योंकि जैसे उदाहरण के हम देखें, यदि हम भय के ऊपर शीघ्रता में पूरी शिरोरेखा खींच दें, पूरी लाइन खींच दें, तो यह भय की जगह मैं पढ़ा जाएगा। और भरा शब्द लिखा हमने, ऊपर लाइन खींच दी तो मरा हो जाएगा। ऐसे ही ध धनुष के ऊपर शिरोरेखा पूरी हो जाने पर वह घ हो जाता है, जैसे धड़ी का घड़ी। ये इसकी कुछ कमियां हैं। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त इस लिपि में दो प्रकार के अक्षर भी प्रचलित हो गए हैं, जिससे इसकी एक रूपता नष्ट हो गई है और वर्ण द्वेद जिसे कहा जाता है वह उत्पन्न हो गया है। विद्यार्थियों, इस लिपि के अक्षरों में जिस प्रकार वर्ण द्वेद आया है, वैसे ही इसके अंकों में भी द्वेद भाव दृष्टिगोचर होता है। जैसे 5 और 8 दोनों लिखने का तरीका एक है, अगर थोड़ा सा आपने मिला दिया 5 को तो 5 8 होता है। विद्यार्थियों, ये कुछ कमियां हैं देवनागरी लिपि की। हम आगे देवनागरी लिपि के संदर्भ में कुछ और भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुण और दोष पर हम अपने आप को समाप्त करते हैं इस अध्याय को।